नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए कल 30 सितंबर का दिन काफी अहम होने जा रहा है, क्योंकि कल चुनाव आयोग बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट कल 30 सितंबर को चुनाव आयोग जारी करने जा रहा है और इससे पहले 1 से 25 सितंबर तक चुनाव आयोग के अधिकारियों ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के दावे और हटाने पर आपत्तियों की सुनवाई की थी। अब डेटा सत्यापन के बाद 30 सितंबर यानी कल अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया था और 1 अगस्त को सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,712 बूथों की प्रारूप सूची जारी की गई थी। ड्राफ्ट सूची में 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं का नाम प्रकाशित किया गया था। यह बात कह रहा हूं मैं 1 सितंबर की, लेकिन अब कल जो है वो 30 सितंबर है। प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, जिसमें 30 अगस्त तक 16,93,000 नाम जोड़ने और 2,17,000 नाम हटाने के आवेदन किए गए थे। इन्हीं की सुनवाई 25 सितंबर तक की गई थी। यह एसआईआर कोई मामूली कवायद नहीं थी, बल्कि इसमें विपक्ष ने सबूतों के साथ एग्जाम्पल पेश किए थे कि कैसे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक तबके के वोटर्स के नाम काटे गए हैं। उन्हें भारत का नागरिक ही नहीं माना जा रहा है। अभी बिहार की पूर्वी चंपारण की विधानसभा जो है वो ढाका विधानसभा का एकदम ताजा उदाहरण, ताजा एग्जाम्पल जो है वो सामने आया है। उसका खुलासा हुआ है, जिसमें आरोप है कि बीजेपी ने अपने लेटर हेड पर नाम काटने की सिफारिशें की हैं और वो भी 10-15 नाम नहीं बल्कि सीधे 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश हुई थी। और बिहार में महागठबंधन ने 17 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरी वोटर अधिकार यात्रा ही इस नाम पर निकाल ली कि वोट चोरी का मामला जो है उसको रोका जाए। और इस यात्रा को कितना जन समर्थन मिला है ये हमने आपको लगातार दिखाया है, लाइव कवरेज कर और उस यात्रा में जुड़कर हमारे साथियों ने, हमारे कलीग ने इस पूरी घटनाक्रम को आप तक पहुंचाया है। कितने लोगों ने शिकायतें की कि उनका नाम पहले लिस्ट में था और अब नहीं है। नाम जुड़वाने के लिए 100-200 रुपए की रिश्वत लेकर हजारों करोड़ का घपला हुआ और घपला करने के आरोप भी विपक्ष ने लगाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, जहां चुनाव आयोग बार बार फंसा और आखिर में अदालत को आदेश देना पड़ा कि आप आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज की लिस्ट में शामिल करें 12वें दस्तावेज के रूप में, क्योंकि यहां 11 ऑलरेडी पहले से थे। इसलिए मैंने कहा कि यह एसआईआर मामूली नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे कितना बड़ा सियासी खेल खेला गया है इसका खुलासा विपक्ष ने किया ही है। और चुनाव आयोग कल जब फाइनल लिस्ट जारी करेगा तो पता चलेगा कि बिहार में अब कितने लोग वोट डालने के पात्र माने जाएंगे। इधर चुनाव आयोग देशव्यापी एसआईआर करवाने की तैयारी में भी है, लेकिन उसका विरोध भी हो रहा है। आज ही केरल विधानसभा में एसआईआर पर चुनाव आयोग के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है और चुनाव आयोग से मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी तरीके से करने का आग्रह किया गया है। और इस प्रस्ताव में केरल के मुख्यमंत्री ने एसआईआर को लागू करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जल्दबाजी में उठाए गए कदम के बारे में सदन की चिंताओं से अवगत कराया है और उनके इस कदम के पीछे गलत मंशा होने का संदेह भी जताया है। पिनरई विजयन ने कहा है कि इस बात को लेकर व्यापक चिंता है कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर कराने का कदम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लागू करने का पिछले दरवाजे से किया जा रहा प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में हाल ही में की गई एसआईआर प्रक्रिया ऐसी चिंताओं की पुष्टि करती है और यह बहिष्कार की राजनीति को दर्शाती है। चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है दोस्तों, और ऐसे में बहिष्कार की राजनीति का आरोप बीजेपी पर माना जा रहा है, जो गलत भी नहीं है। मोदी सरकार का तरीका यही नजर आ रहा है कि जो आपके साथ नहीं है वो आपका दुश्मन है। राहुल गांधी से इसी तरह की दुश्मनी निभाने में बीजेपी लगी हुई है। 26 तारीख को एक बीजेपी नेता प्रिंटू महादेव ने केरल के एक चैनल पे, और वो भी नेटवर्क 18 का मलयाली भाषा में जो चैनल वहां प्रसारित होता है, उस चैनल पर सरेआम राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की धमकी दी
और इसी तरह की बात आम इंसान के लिए नहीं की जानी चाहिए, और जो ऐसा करे उसे फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। ये बातें हम लोग जानते हैं। अगर कोई आपको धमकी दे दे, धमकाने के आरोप में भी उसको आप जेल की सलाखों में भेज सकते हैं। हमारे नियम, हमारे देश का ये नियम है, पहले आईपीसी और अब बीएनएस आप जानते हैं, और भारतीय न्याय संहिता, और इन सब में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए, बहुत सारी धाराएं हैं जिसके जरिए आपको कोई खुलेआम धमकी नहीं दे सकता, उसमें भी जान से मारने की धमकी। मुझे आईपीसी की धारा 507 याद है, जहां जान से मारने, माफी चाहता हूं, 307, 302 मर्डर, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको कहीं से भी सुरक्षित रखने के लिए सही हैं। लेकिन यहां तो नेता प्रतिपक्ष को धमकी दी गई है और कांग्रेस के लोग इस पर सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मगर फिलहाल कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। इधर राहुल गांधी कोलंबिया पहुंच गए हैं। जरा तस्वीरों को दिखाइए। कोलंबिया पहुंच चुके राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी, ये देखिए, कोलंबिया पहुंचे राहुल गांधी और यहां पर उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। और इधर बीजेपी की ट्रोल आर्मी देखिए, कोलंबिया एयरपोर्ट पे राहुल गांधी हैं और ये हम लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है, उस ट्रोल आर्मी को भी हमने देखा है कि किस ढंग से बीजेपी की ट्रोल आर्मी राहुल गांधी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। और इधर मनगढ़ंत कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ेगा ही ट्रोल आर्मी का, ताकि किसी भी तरह राहुल गांधी को घेरा जा सके। हालांकि बीजेपी को अब सोचना चाहिए कि विपक्ष की खामियां गिनाते गिनाते या राहुल गांधी को घेरने में खुद वो जिस तरह फंस गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रोलर्स के स्तर पर उतरना पड़ रहा है उनको, इन हालात को वो कैसे बदलेंगे। जी हां, एशिया कप जीतने पर, यहां एशिया कप की बात करना जरूरी है, एशिया कप जीतने पर नरेंद्र मोदी ने खेल के मैदान की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की, और वो सेना और शहीदों का अपमान ही है। इसलिए है क्योंकि खुद मोदी ने प्रधानमंत्री की गरिमा गिरा दी है। और अगर आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, और तब जबकि खेल का मैदान, और उस खेल के मैदान की बात जहां कल रात को एशिया कप खेला गया भारत और पाकिस्तान के बीच, और इस 3 मैच खेले गए इस पूरे टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच। कल फाइनल मैच था और फाइनल मैच भारत ने जीता, लेकिन उसके बाद जो राजनीति हो रही है, उसके साथ साथ जो राजनीति आगे बढ़ी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसकी तुलना आप ऑपरेशन सिंदूर से कैसे कर सकते हैं। उधर अमिताभ बच्चन साहब जो हैं सदी के महानायक, वो भी नहीं रुके, उन्होंने भी ट्वीट किया। तो ये सब चल रहा है, और कैसे देश की सियासत में इन चीजों को, खेल को भी जोड़ा जा रहा है, ये आप सब जानते हैं। और इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सीने में गोली मार देनी चाहिए, ये अगर बीजेपी का नेता कहे, केरल में एबीवीपी का पूर्व अध्यक्ष अगर ये बात कहे, तो फिर बात बहुत दूर तक जा चुकी है। नफरत की सियासत बहुत दूर तक, गहरे तक बैठ चुकी है। 2 अक्टूबर आने में अभी मात्र 3 दिन का वक्त है। आज 29 है, कल 30, फिर 1 और 2 गांधी जयंती के रूप में, अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। लेकिन ये इसी देश में यहां हिंसा की बात हो रही है। बरेली में आपने देख लिया क्या हुआ। आज महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ कि एक वर्ग ने, एक समुदाय ने आई लव मोहम्मद की रंगोली बनवाई और उसके बाद उस पर दौड़ करवाए। यानी आप कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय को अपमानित करने का खेल खेल रहे हैं, या ऐसी रचना रच रहे हैं। यानी देश में नफरत के बीज जो हैं बहुत तेजी से बोए जा रहे हैं। और इन सब के बीच आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है। 80,000 मतदाताओं के नाम काटने का आवेदन अगर बीजेपी के लोग करें, तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आखिर क्या गड़बड़ है, इन्हीं गड़बड़ियों पर जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कैसे एक्शन में कांग्रेस पार्टी है और एसआईआर पर क्या अपडेट है, बड़ा अपडेट है, इन सब के साथ आपके बीच आना चाहता हूं। और कैसे बदलेगी बीजेपी, आज इसी पर चर्चा करेंगे इस गिरे हुए माहौल में। हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, मुकेश कुमार सिंह साहब हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी इस वक्त वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका की राजधानी यही तो है डॉक्टर साहब, राजधानी ही है ना जी। क्योंकि अब
ट्रंप साहब से डर लगने लगा है, अब इधर मोदी साहब से डर लगने लगा है, नहीं तो दिल्ली का नाम भूल जाता, रहना दिल्ली में होता है तो इसलिए, नहीं तो अगर रायपुर में या इधर उधर रहता, पटना में रहता तो दिल्ली का नाम भी नहीं लेता। ऐसे ही वाशिंगटन डीसी में आप पहुंच चुके हैं और जमावड़ा बहुत है, क्या कुछ होने जा रहा है वहां जरा बताइएगा, आपके पास ही आता हूं, लेकिन नजरें आपकी इधर इनायत हैं बिहार की तरफ, जरा वो भी बताइए। मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं डॉक्टर साहब, और कल सूची आ रही, लिस्ट आ रही है। हमारे साथी मुकेश कुमार सिंह साहब लगातार समझाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज्ञानेश कुमार, जरा उनसे भी समझेंगे कि और क्या क्या समझाया जाए कि कम से कम देश के लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। उनके पास भी आऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास कैसे देखते, जब आप 7 समंदर पार हैं, दूर हैं, ट्रंप साहब के करीब हैं, बिल्कुल बगल में ओवल हाउस के पास में, जरा आपसे समझो कि इधर देश में चल क्या रहा है, दूर से क्या देख रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात कि कल एसआईआर की पहली फाइनल सूची आ रही है और 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में कितने जोड़े गए, कितने घटाने के नाम आए, अभी सब आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन अगर एक ही विधानसभा के 80,000 मतदाताओं के नाम काटने का आवेदन, और एक आवेदन में 10-10, 15-15 नाम, और भाजपा के नेता अगर करें ऐसा, तो फिर देश में चल क्या रहा है? क्या अमेरिका में, विदेशों में भी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं क्या? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपको। हम लोग असल में यहाँ आए हुए ग्लोबल गांधी संस्था के न्योते पर 1 और 2 अक्टूबर को बिल्कुल कैपिटल हिल में ही देश के, दुनिया के दरोगा डोनाल्ड ट्रंप के पड़ोस में हम लोग बैठकर गांधी जी पर चर्चा करेंगे। गांधी, नेहरू और मार्टिन लूथर किंग, इन तीनों लोगों के जीवन दर्शन, उनके कृतित्व के बहाने वर्तमान हालात जो दुनिया के सामने, उस पर चर्चा हम लोग करने वाले। या इंडियन डायस्पोरा से कल भी हमारी मुलाकात हुई है। लोग देश के हालात पर चिंतित हैं। यहां बैठकर भी लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आते हैं या दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, जिस तरह का प्रायोजित स्वागत सत्कार होता है, नारे लगते हैं, वही सोची समझी गई स्क्रिप्ट पर हर बार कोई महिला रोते हुए बताती है कि आज उसने मोदी को छू लिया, देख लिया, लेकिन हकीकत इससे अलग है। अमेरिका में लोग अब समझ रहे हैं कि आंतरिक स्थिति हमारे देश की अच्छी नहीं। राजीव जी, अब ये दुनिया ग्लोबल विलेज है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अमेरिका में बैठे भारतीयों को ये ना मालूम हो कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग ने हटा दिए थे। अमेरिका या दुनिया के किसी कोने में लोगों को यह ना मालूम हो कि राहुल गांधी वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं, उनके क्या दस्तावेजी प्रमाण है। या अमेरिका में लोगों को यह ना मालूम हो कि नेता प्रतिपक्ष के सीने पर गोली मारने का आह्वान कर रहा है सत्ता में बैठी पार्टी का एक नेता, धमकी दे रहा है। ये सब चीजें अब दुनिया के सामने है। मिनटों में, सेकंडों में सब कुछ सारी दुनिया को मालूम हो जाता है। हम लोग 2 अक्टूबर को पहले गांधी जी की उस पर जाएंगे, मूर्ति पर, यहाँ वाशिंगटन डीसी में भी है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के बाद गांधी को जाना दुनिया ने। हमारे दर्शकों को एक बहुत दिलचस्प बात जोड़ दो राजीव जी, थोड़ा सा विषयांतर 1 सेकंड का होगा। जी जी बिल्कुल। गांधी जी अपने जीवन काल में कभी अमेरिका नहीं आए, लेकिन अमेरिका उनसे मिलने आया था भारत। हर्बर्ट हूवर अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 1932 में भारत आए थे और गांधी जी और नेहरू जी से मिले थे। तो यहाँ गांधी की चर्चा अमेरिका में बैठकर हो रही है, पूरी दुनिया गांधी को पूज रही है। और हमारे अपने देश में, गांधी के देश में, एक गांधी उपनाम वाले व्यक्ति को, जो बाकायदा संवैधानिक पद पर बैठा है, उसके सीने में गोली उतारने की धमकी दी जा रही है। वैसे तो राहुल गांधी का सीधे महात्मा गांधी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वे उस परंपरा से आते हैं जो गांधी मार्ग के सच्चे अनुयायी होने वाले को अपने आप को सिद्ध करते हैं। तो इस देश में गांधी को पहले भी गोली मारी गई है। 2 और गांधी शहीद हुए हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। लेकिन ये देश अब एक और किसी ऐसे नेता की इस तरह से जान को, जिंदगी को खतरे में नहीं देख सकता। आपने संयोग से बात की थी धाराओं की। अब बीएनएस में जो धारा है वो 351(1) है। किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना, अगर आप किसी की तरफ खराब नजरों से भी देखें, अपनी बेल्ट को हाथ निकालकर ऐसा पोर्ट्रे करें कि आप बेल्ट निकालकर उसको मारने की तरफ प्रवृत्त हैं, तो भी इस धारा में, बीएनएस में 351 में अपराध।
और जान से मारने के लिए धमकी देने के बाद अगर उसी तारतम्य में हमला होता है किसी व्यक्ति पर, तो धारा 109 हमला होने पर बीएनएस में अब आ गई। पहले 503, 506, 503, 506 और 507 हुआ करते, अब ये बीएनएस में बदल गए। क्या नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी देना, सीने पर गोली उतारने की धमकी देना इतनी चिंता का विषय नहीं है कि केंद्र सरकार को खुद सुओ मोटो, उस राज्य सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को, सबको पहल करके नेता प्रतिपक्ष की हिफाजत की चिंता करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा उच्चतम स्तर पर होनी चाहिए जिसके वे पात्र हैं। एक बार थोड़ा सा अतीत में फिर हम लौटना चाहेंगे। मैं गांधी पर ही बोलने वाला हूं 2 अक्टूबर को। गांधी जी की हत्या के पहले राजीव जी, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, आप सब तो जानते ही हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही हालात बनाए गए थे, जबकि समाज के एक तबके के दिलो दिमाग में यह बिठाया गया कि महात्मा गांधी देशद्रोही हैं, वे पाकिस्तान के हिमायती हैं, 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे रहे हैं, वे विभाजन के उत्तरदायी है, इत्यादि इत्यादि। ठीक वैसी ही परिस्थितियां, वैसा ही परसेप्शन राहुल गांधी के बारे में बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी सरकार से सवाल करते हैं तो देशद्रोह करते हैं, वे चुनाव आयोग की खामियां सामने लेकर आ रहे हैं तो ईश निंदा का काम कर रहे हैं। इसलिए इसी भीड़ में से कोई सिरफिरा आगे बढ़कर उनकी जान को, जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं सिर्फ एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं इस देश के लोगों के सामने, क्या 2014 से पहले, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक के दशकों के राजनीतिक जीवन में इस देश में किसी नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकियां दी गई? क्या कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कभी, पंडित नेहरू के समय से लेकर, उस वक्त तो इन लोगों की गिनती भी नहीं थी, उस वक्त वामपंथी दल नंबर 2 हुआ करते थे, क्या किसी ने ईएमएस नंबूदिरीपाद की छाती में गोली उतारने की बात कही? क्या किसी ने ज्योति बसु को मारने की बात कही? क्या किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, जो वर्षों तक विपक्ष के नेता रहे, सरकारों से सवाल करते रहे, क्या किसी ने उन्हें इस तरह जान से मारने की धमकियां दी? निश्चित तौर पर इसका उत्तर होगा, इस देश के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, और अब अगर हो रहा है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इस तरह के तत्वों की सरपरस्ती करने वालों की है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इस देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री इन सब समाज विरोधी बातों के लिए जिम्मेदार हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री एक बार कह दें कि नेता प्रतिपक्ष की जिंदगी हमारे लिए उतनी ही कीमती है जितनी हिंदुस्तान के आम आदमी की, जितनी खुद प्रधानमंत्री की। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात करेगा तो कानून उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। जब तक वे ऐसा नहीं कहते तब तक ये माना जाएगा कि इस तरह की प्रवृत्तियों को, इस तरह की धमकियों को उनका खुला समर्थन है। बिहार पर अगले राउंड में आएंगे राजीव जी। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग जिस समय सूची जारी करेगा, तब जो आंकड़े सामने आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि सचमुच में वो कितने लोग बिहार में काल कवलित हो गए, कितने जीवित होते हुए सूचियों से बाहर हो गए, कितने मृतक बने रहे, मृतक कॉमन इन्वर्टेड कॉमा वाले। तो ये अब सूची आने के बाद सामने आएगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सूची आने के बाद सब कुछ सामने होगा। लेकिन यहां हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर सूची आने से पहले क्या कुछ हुआ है, क्या खेल हुआ है। चुनाव आयोग बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लगातार हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी को धमकी, राहुल गांधी का विस्फोटक जो खुलासा था, वो इन सब चीज़ों को हमने देखा है। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के मसले पे, और बिहार जैसे सामने आता है, यानी एसआईआर जैसे सामने आता है, उसके बाद यहाँ कहानियाँ और आगे बढ़ती हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उनके साथ 2 और साथी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकलते हैं। ज़बरदस्त प्रतिसाद मिलता है उसका, और उसके बाद की कहानी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कल 30 तारीख है, अब मतदाता सूची फाइनल लिस्ट अपनी जिद पे अड़ा हुआ चुनाव आयोग आखिर एसआईआर करवा बैठा। लेकिन क्या सचमुच मतदाता सूची में उस पारदर्शिता है? क्या मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं है? जिस गड़बड़ी के अंदेशे में चुनाव आयोग ने
अपने पुरानी जो उनकी लिस्ट थी, जो इसी साल 2025 जनवरी की लिस्ट थी, उसको जीरो कर और नई लिस्ट के लिए एसआईआर करवाया। क्या ये बिल्कुल प्योर है जिस शुद्धता की बात चुनाव आयोग करता है? इस पे आते हैं और यहीं से चुनाव आयोग को जरा और समझने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी आपके पास भी आऊंगा। मुकेश जी, कैसे देखा जाए, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि हमें कल तक का इंतजार करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि मेरा एक एप्रीहेंशन है हम लोग तरह तरह के चीजों का कयास लगाते हैं, जो भी हम लोगों के पास राजनीतिक चीजों को अनुभव करने का तरीका है, उसके आधार पे मुझे न जाने क्यों राजीव एक चीज लगती है कि अगर कल का ऐसा जो कल की जो फाइनल ड्राफ्ट रोल आएगा चुनाव आयोग का, उसमें अगर भारी गड़बड़ियां हुई पहले की तरह से, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोशिश तो की है लिपापोती करने की, लेकिन अगर उसमें भारी गड़बड़ियां हुई तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि उसे लेकर के बिहार में कैसा रोष, आक्रोश, गुस्सा दिखता है, और उसका असर पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट पे होने वाली सुनवाई पे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आप याद करें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, आप करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, और उन्होंने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं तय किया है, जो अपने आप में एक बहुत ही नागवार स्थिति है कि भाई एसआईआर जब आज से पहले कभी नहीं हुआ तो इस बार उसे अनोखे ढंग से, नए ढंग से करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? जिस चीज का प्रोविजन कानून में नहीं है उसको चुनाव आयोग ने रास्ता क्यों पकड़ा? इस तरह का प्रोविजन नहीं है कि आप एसआईआर के माध्यम से लोगों की नागरिकता को असर्टेन करना चाहते हैं। ये रास्ता चुनाव आयोग ने कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा? और वहां पर एक कानूनी और संवैधानिक सवाल घुसा हुआ है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को प्रायोरिटी से करना चाहिए था। देखते हैं अभी 6-7 तारीख को शायद जो सुनवाई है उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का आचरण रहा है पिछले दिनों, हम लोगों ने देखा है कि वो भी सरकार का जो है वो एक अघोषित आम वर्ग के सरकार का साथ ही निभाने वाली भूमिका में चलना चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने वाली जो उसकी भूमिका है उसमें वो बहुत कमजोर और हल्का दिखता है जी। अब ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल जब ये फैसला आएगा, यानी ड्राफ्ट रोल आएगा, कल आए, हो सकता है कल तक ना आए तो परसों आए, ऐसा संभव है, ये हो सकता है। तो उसके बाद फिर देखना ये होगा कि 65 लाख लोगों का नाम आपने पहले काटा था, अब आपने क्या फाइनल नंबर निकाला है, कितने लोगों का नाम आप काट रहे हो? और वहीं से इस तरह की जब सूचना आती है, जो ये ढाका असेंबली वाली आई कि साहब 80,000 लोगों का नाम कटवाने की कोशिश बीजेपी ने की है, और उस 80,000 में मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ देम मुसलमान लोग हैं। तो ये जो चीजें साथ साथ चल रही हैं, क्या ये चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिखेगा? ये सब छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और उसका ताल्लुक जो है, मेरा एप्रीहेंशन ये है कि अगर जो चीज कल ड्राफ्ट रिपोर्ट आती है, परसों आए, अगर उसमें गड़बड़ियां मामूली स्तर की रही तो किसी तरह से शांति बनी रहेगी, लेकिन अगर आक्रोश में बदली तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एसआईआर सुप्रीम कोर्ट रद्द करने के लिए मजबूर हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब चीजें बिगड़ती है ना तो उनको संभालना मुश्किल होता है, और ये चीज जब सामने आएगी, अगर ऐसा हुआ, क्योंकि आक्रोश बहुत है लोगों में, बात अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंच गई है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की ए टीम की तरह फंक्शन कर रहा है। तो ये बात बहुत ही दुखद है, नागवार है, क्योंकि आफ्टर ऑल चुनाव आयोग देश को चाहिए, और चुनाव आयोग प्रमाणित चुनाव आयोग हो, जिसकी एक गरिमा हो, एक प्रतिष्ठा हो, वैसा चुनाव आयोग देश को चाहिए। तो वो कैसे उसकी वो गरिमा बनी रहेगी, ये सब जुड़े हुए सवाल हैं, और बहुत बहुत ही गंभीर सवाल है। खास तौर से ऐसे माहौल में देखिए किस तरह से बीजेपी के लोग बलबलाए हुए हैं। आप राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की बातें कहते हैं, सामने से गोली मारेंगे, और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी के लोगों ने जो कहा उसको कौन निंदा करेगा, कौन उसको पार्टी से निकालेगा, कौन उसको प्रवक्ता पद से हटाएगा, जहां पर कि उनका सर्वोच्च नेतृत्व ये कहता रहा है कि हम आपको कभी जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। कहा था ना प्रज्ञा ठाकुर के लिए। तो
उनका उनका तो जेस्चर पोस्चर किया, और क्या किया उसके बाद जिंदगी भर माफ नहीं कर पाए, तो क्या किया इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के साथ, या अन्य तमाम लोग पहले भी ऐसा कहते रहे। तो इन बीजेपी का इस मामले में ऐसा रिकॉर्ड है, हम लोग इस पर दुख जता सकते हैं, अफसोस जता सकते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि वहां से कोई कार्रवाई होगी तो नहीं होगी। और दूसरी एक और बात इसी में कहनी चाहिए, जिसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जो है वो पाठक जी ने दिया। राज्य सरकार क्या कर रही है? केरल में राज्य सरकार किसकी है? राज्य सरकार के पास कौन सी अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो सीधे एक्शन नहीं ले सकती? इसका मतलब यह है क्या कि आप जो है थोड़ा देखना चाहते हैं कि हाँ भाई देखें और क्या क्या होता है, क्या क्या एक्शन रिएक्शन होता है। ये हो सकता है, राजनीति के तौर तरीके हैं, सरकार चलाने के तौर तरीके हैं। हो सकता है आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद या सरकार पे ऐसा प्रेशर बने, राज्य सरकार पे भी ऐसा प्रेशर बने, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए जी। तो ये ऐसी बातें हैं जिसको जो सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और वजह क्या है? वजह है सामने चुनाव है। कहां का चुनाव है? बिहार का चुनाव है। ऐसा चुनाव है जहां आपकी हालत पतली दिख रही है। जो भी शुरुआती कुछ पोल आए हैं उन पोल में दिख रहा है जिस तरह से बदहवास फैसले आपने लिए हैं, चाहे वो 10,000 रुपए बांटने वाला फैसला हो जो पूरी तरीके से सरकारी घूस है। मैं बार बार आपके प्लेटफॉर्म पे कहता रहा हूं, वो बाकायदा सरकारी घूस है, सरकार की ओर से दी जाने वाली घूस है, और जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम ये घूस लो और बदले में हमें वोट दो। ये बेहद गंभीर बातें हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस देश में जो भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, जिनका काम है इन चीजों पर आपत्ति जताना, इन चीजों पर अपना एक्शन दिखाना कि हाँ साहब हमारे अंदर कोई रीढ़ मौजूद है, वो सब खामोश है, चुप है। क्यों? ऐसा लोकतंत्र चाहिए हमको। सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, ये सब तो होता रहता है, लेकिन बुनियादी चीज के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। मेरा इस बात को लेकर के बहुत फर्म कन्विक्शन है। ये बहुत गलत है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्या कहें इस पे? जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे SIR या चुनाव आयोग की अगर जहां तक बात होती है, और चुनाव आयोग इस SIR को लेकर, प्रशांत जी जो बात यहाँ पर हमारे दोनों साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी और मुकेश जी जो कह रहे हैं, और खासकर मुकेश जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था और काफ़ी चर्चा में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और काफ़ी चर्चा में मुकेश जी भी रहे उसके बाद से। और लेकिन ये SIR हम लोगों ने जून के महीने में जब इसकी घोषणा होती है और अचानक आनन फानन में चुनाव आयोग लागू कर देता है, तब तक इसके पीछे की वजह क्या है? ज़रा इस बात को हम लोग कई बार कह चुके हैं, लेकिन आज इसको दोहराना ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि जो खुलासे अभी तक हुए हैं, जिसका अंदेशा था, जैसे एक छोटी सी चीज़ है आधार कार्ड। आप आधार कार्ड को क्यों नहीं शामिल करना चाहते थे? आधार कार्ड को एक दस्तावेज, मूल दस्तावेज के रूप में आप मान्यता क्यों नहीं देना चाहते थे, जबकि आधार कार्ड को दूसरे ढंग से आप हर जगह लागू करके बैठे हुए हैं? चुनाव आयोग भी हर जगह इसको लागू किए हुए है, लेकिन SIR से इतर, जहां SIR की बात आती है आप भिदक जाते हैं आधार कार्ड के नाम पे। फाइनली वहां पर अंतरिम राहत ही सही, लेकिन विपक्ष को अंतरिम राहत मिलती है, नाम जुड़ता है। तो एक पूरी की पूरी इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग की जिद जितना उभर के देखी गई है, उससे साफ दिखाई दे रहा है मेरी नजरों में कि राहुल गांधी 100% नहीं बल्कि 1000% सही हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, और वो कह रहे हैं। और क्या इसी का रिएक्शन है कि केरल में आपका भाजपा का नेता कह रहा है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दो? प्रशांत जी देखिए, आधार कार्ड के बारे में अभी सबसे ताजा फैसला मैं बता दूं कि अगर रेलवे में आपको तत्काल में रिजर्वेशन कराना है और आपका जो लॉगिन है IRCTC के पोर्टल में, वो अगर आधार से लिंक नहीं है तो आप रेलवे में टिकट नहीं करा सकते। लेकिन वोटर ID में आधार नहीं मानेंगे। पैन कार्ड से अगर आधार आपका लिंक नहीं है तो आप अपनी कंपनी का ROC का फाइलिंग नहीं कर सकते। ये तो आप जानते होंगे राजीव जी। तो तमाम चीजों पे आधार जो है वो कंपलसरी है, वोटर लिस्ट के अलावा। लेकिन जरा मैं इलेक्शन कमीशन और कल के जो उनकी लिस्ट आनी है, इलेक्टोरल रोल आना, उस पर बात करूंगा। लेकिन एक बहुत गंभीर मामला है राहुल गांधी को जो
जान से मारने की धमकी है, बहुत स्पेसिफिक धमकी है, सीने पे गोली मारने की, और बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा, जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा था एक गोदी मीडिया के चैनल में। ये गोदी मीडिया के चैनल से ही क्यों आया, इस पे भी चर्चा करूंगा। देखिए, एक व्यक्ति बिहार में नरेंद्र मोदी को गाली देता है, संदिग्ध व्यक्ति है, किसी अपोजिशन पार्टी का मेंबर नहीं है वो, ना कांग्रेस का ना आरजेडी का, वो कैसे मंच पे पहुंच गया, उसने कैसे गाली दी, वो सब जांच का विषय है। उसके बारे में बताया गया कि उसके बीजेपी से संबंध थे, सब जांच का विषय है। लेकिन वो व्यक्ति गिरफ्तार है, गाली देने वाला व्यक्ति जेल में है, और जिसको जो जान से मारने की धमकी दे रहा है वो खुला घूम रहा है। एफआईआर हुई है। अभी मुकेश जी कह रहे थे कि जी वो सरकार वहां की है, वो तो बीजेपी की नहीं है, वो सरकार वो कार्रवाई क्यों नहीं करती। कौन पुलिस अफसर कार्रवाई करेगा? मैं तो दो एक केसेस में जानता हूं कि दिल्ली से फोन आता, कार्डर चेंज कर देंगे। कार्डर चेंज करना तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो तो दिल्ली के हाथ में। फोन आता है कि कार्डर चेंज कर देंगे, फिर निपटते हैं आपसे। ये ऐसा नहीं है कि विपक्ष की सरकारों की पुलिस विपक्ष के पास है, सीबीआई, ईडी, दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी। अब ये गोदी मीडिया से धमकी क्यों हुई, उस धमकी का मायने क्या है? चलिए मान लें कि वो जो पिंटू महादेव हैं वो कोई पिस्तौल लेके मारने नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, एक लिंच मॉब तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए। और वो लिंच मॉब किसी भी एक सिरफिरा व्यक्ति इस तरीके की भावनाएं भड़केंगी तो वो कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है। ये कोशिश है, ये पूरा साजिश ये है कि इस तरीके का एक बहस चलाओ और एक लिंच मॉब तैयार करो राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा है, विदेशों में भी खतरा है। पिछली बार हमने देखा था, विदेश गए थे तो आईटी सेल का कोई व्यक्ति कैमरा लेकर राहुल गांधी का पीछा कर रहा था। वो वीडियो बीजेपी आईटी सेल में आया या फोटोग्राफ आई, तो कोई व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है ना, और खुलेआम धमकी दी जा रही है। तो इसका बड़ा एक सीधा मतलब ये है कि एक लिंच मॉब तैयार हो रहा है। अब गोदी मीडिया में कैसे ये डिबेट होती है, राजीव जी हम दर्शकों को चलिए आप बता देते कि अभी इस शो के 1-2 घंटे पहले हमारी आपकी टेलीफोन पे बात हुई, लेकिन ये बात नहीं हुई कि आप सवाल क्या पूछेंगे मैं जवाब क्या दूंगा जी। ये बात कभी नहीं होती है। तो अब गोदी मीडिया में क्या होता है कि सब कुछ फिक्स होता है। वो कौन आएगा, कौन बोलेगा, उसको कितना बेइज्जत करना है, क्या जवाब देना है, ये सब फिक्स हो। ये किसने बताया? बीजेपी के ही प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया, प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने, कि किस तरीके से उनके साथ एक फिक्स डील होती है कि ये व्यक्ति आएगा, मौलाना मुसलमान, उसको आपको इंसल्ट करना है। उन्होंने उस टीवी डिबेट में जाने से मना कर दिया। वो शरीफ आदमी थे, लेकिन सारे लोग तो शरीफ नहीं है। उससे ये मालूम होता है कि गोदी मीडिया के अंदर जो डिबेट होती है फिक्स मैच होता है, पहले से तय होता है कि ये आप बोलेंगे। तो ये जो गोदी मीडिया का चैनल है न्यूज़ 18, जो मुकेश अंबानी का चैनल है, उसके प्लेटफॉर्म से ये बात कही गई, ये भी बहुत अहम है, और केरल से कही गई। तो लेकिन उसका जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया कि एक नैरेटिव खड़ा करना है और राहुल गांधी के खिलाफ एक लिंच मॉब तैयार करना है भारत में। अब दूसरी बात अब बिहार की करते हैं। देखिए 65 लाख लोग हटाए गए हैं। कल भी आपने चर्चा की और आज भी बात हुई कि किस तरीके से बीजेपी ने 80,000 लोगों के नाम, और मुसलमानों के, सिर्फ मुसलमानों के, सिर्फ मुसलमान जी। तो इसको मैं अंडरलाइन कर दूं कि सिर्फ मुसलमानों के नाम। ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव का रिसर्च है जो 2 रिपोर्टर्स ने मिलकर किया। अब
80,000 लोगों का एक कंस्टिट्यूंसी में नाम बगैर सॉफ्टवेयर के सपोर्ट के, बगैर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो सकता। मैं किसी को लाखों 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 नाम की एक वोटर लिस्ट दे दूं कि इसमें से जरा मुसलमान ढूंढो आप, तो आप नाम के पहचान के किसी का नाम मोहम्मद है, किसका नाम अहमद है, आप ढूंढ लोगे। लेकिन ये सॉफ्टवेयर की मदद से किया गया। यही राहुल गांधी का आरोप था कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हो रहा है, और ये फिर दिखाई दिया। और अभी तक बीजेपी ने इसको डिनाई नहीं किया है कि उनके लेटर हेड का मिसयूज हुआ है। अगर उनके लेटर हेड का मिसयूज हुआ तो FIR करें। वो काउंटर एलिगेशन RJD पर लगा रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। योगेंद्र यादव जी ने एक बड़ा जो है आंकड़ा दिया डराने वाला कि 1.5 लाख लोगों ने अपना नाम कटवाने की याचिका दी है कि मैं विदेशी नागरिक हूं, आप मेरा नाम हटा दो। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझको गिरफ्तार कर लो। और इसमें सबसे हैरत वाली बात यह है कैसे चुनाव आयोग काम कर रहा है और कैसे ये सिस्टम चल रहा है। 28 उन लोगों ने अपना नाम हटवाने की घोषणा की है और वो कह रहे हैं कि मैं मर चुका हूं। 28 मरे हुए लोगों ने भी याचिका की अपना नाम हटवाने की। अब आप सोचिए कि कितना एक गंभीर काम है और किस तरीके से ये लगता है कि कोई कॉमेडी सीरियल बन रहा है। अब कल हमको देखना है कि ये जो ढाका की सीट है 80,000, उसका क्या होता है। जो 65 लाख लोग नाम काटे हैं वो कितने आते हैं। तो कल हमको ये देखना है कि ये जो 65 लाख लोग आए वो कितने अंदर आ गए। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को किया, बहुत लेट में किया। मैं मुकेश जी की बात से सहमत हूँ कि 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने ढील दी और तमाम समय खराब हुआ, चुनाव सर पे था। लेकिन आधार कार्ड इतनी देर में हुआ है तो कितने लोगों को राहत मिली होगी देखना है। मेरा अनुमान यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक वोटर लिस्ट बनानी थी बीजेपी के लिए वो शायद बना ली होगी। वो कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जब वो वोटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अब तक का आचरण ये बता रहा है कि वो बिहार में एक निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव जो करवाना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। आखिर क्यों नहीं दिखाई देता है चुनाव आयोग की? आखिर मंशा क्या है? इस पर सवाल उठ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क के साथ बड़े से बड़ा सा। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं प्रकाश जी, आखिर चुनाव आयोग, क्या ये कहा जाए जो विपक्ष कह रहा है कि बहुत गिर गया है चुनाव आयोग, सीधे शब्दों में हम भी यही कहना शुरू करें क्या? या सीधा सीधा है सवाल ये कि चुनाव आयोग आखिर यहाँ पर निष्पक्षता क्यों नहीं बरत रहा है? क्या सचमुच चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों के साथ ही चुनाव आयोग आगे बढ़ना चाह रहा है? और इससे पहले चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो कर्नाटका में जो मामले सामने आए हैं, आलंद की सीट की बात राहुल गांधी ने रखी, उससे पहले महादेवपुरा की बात रखी, महाराष्ट्र की बात रखी राहुल गांधी ने, अब और बम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। वो इन सब चीज़ों को देखा जाए और इन सब के बीच जो लिंच मॉब की बात कर रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जान यहाँ चलिए राजनीति के साथ, यानी आप सत्ता पक्ष के साथ आज चुनाव आयोग आ गया, इसको भी थोड़ा किनारे कर देते हैं। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की आप ऑन एयर धमकी दे रहे हैं तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। कांग्रेस भी आखिर अभी तक अपने ही राज्यों में 100-150 FIR क्यों नहीं करवा रही है, नहीं समझ में आ रहा है। क्यों केरल के मुख्यमंत्री अभी तक गिरफ्तार नहीं करवा रहे हैं इन पिंटू महादेव को, ये नहीं समझ में आ रहा है। कांग्रेसी इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं 2-4 वीडियो बना के? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी कोलंबिया पहुंच गए हैं और यहाँ नहीं है, इसलिए। जान 2 लोगों की उन्हीं परिवार में, गांधी परिवार से 2 लोग जा चुके हैं। इंदिरा गांधी जा चुकी हैं, राजीव गांधी जा चुके हैं। इसी देश को महात्मा गांधी को जाते हुए इस देश ने देखा, इस देश ने खोया। परसों महात्मा गांधी की जयंती है। तो
तो ये सारी चीजें हैं, इसको अगर फ्रेम कीजिए तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा प्लीज आप रिकनेक्ट कीजिए, तब तक आता हूं सुनील शुक्ला जी के पास इन्हीं सवालों के साथ। सुनील जी, कैसे देखा जाए, आपकी टिप्पणी? धन्यवाद राजीव जी। अगर आप मेरे पास जो अभिलेख है और वो अभिलेख आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वैध अभिलेख है वो, और आप एक ऐसा अभिलेख मांग रहे हैं जो कभी मुझे दिया ही नहीं गया, तो क्या उद्देश्य हो सकता है आपका? मुझे राहत देने का उद्देश्य तो नहीं हो सकता, व्यवस्था को समुचित रूप से चलाने का उद्देश्य तो नहीं हो सकता। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आप टिकट चेकर आपसे कहे कि आप वह आवेदन पत्र दीजिए जो आपने भरा था टिकट खरीदने के लिए। भाई टिकट मेरे पास है, ये टिकट देखो, उस आवेदन पत्र को मैं कहां से लाऊं जो मैं जमा कर चुका हूं खिड़की पर? क्यों मांगेंगे आप मुझसे? और वो कहेगा कि साहब मैं तो कोई ऐसा अभिलेख तो आपसे मांग नहीं रहा हूं। बड़े ये सवाल है कि अगर लोगों के पास आधार कार्ड है, लगभग पूरे राज्य के लोगों के पास है, और आप उसको स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार हैं। आपने बकायदे नोटिफिकेशन में कहा कि आप आधार कार्ड नहीं लेंगे। आपने अपने नोटिफिकेशन में उस ईपिक कार्ड को भी स्वीकार करने से मना कर दिया जिसको आपने खुद जारी किया हुआ है। तो इसके पीछे मंतव्य क्या हो सकता है? निश्चित रूप से लोगों को राहत देने का मंतव्य नहीं है और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का मंतव्य नहीं है। उसके पीछे कोई ना कोई आपका हिडन एजेंडा है, और वह हिडन एजेंडा जो साफ साफ नजर आता है कि आप दल विशेष को राहत पहुंचाना चाहते हैं। एसआईआर को लेकर के पूरी स्थिति यही है। पहली चीज कि एसआईआर मतलब रिवीजन जब होता रहा है देश में, वह लोगों के नाम काटने की प्राथमिकता उसमें कभी नहीं रही, नाम जोड़ने की प्राथमिकता रही है। बड़े विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित सम्मानित आदरणीय लोगों के नाम के माध्यम से प्रचार कराया जाता रहा है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराइए। बाकायदे अभियान चलता रहा है। 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले विद्यार्थियों को, युवा वर्ग का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, तकनीकी संस्थानों में बाकायदे शिविर लगते रहे। कभी नाम काटने के लिए कोई शिविर नहीं लगा, कोई अभियान नहीं चला, और यह माना जाता था कि नाम काटने का काम जो बीएलओ है वह अपने स्तर पे करेगा, घर घर जाकर के उसका सर्वेक्षण करेगा, उसके बाद उस पर निर्णय लेगा। ये नहीं हो रहा है इस राज्य में, बिहार राज्य में बिल्कुल नहीं हुआ। लोग अगर आप ये चाहते शुद्ध मतदाता सूची, ये अब तक के भारत के इतिहास में पहली बार टर्म सुना गया। विधि सम्मत होगा, कानून सम्मत होगा, निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुसार होगा, ये बात तो सुनी जाती थी। लेकिन शुद्ध मतदाता सूची और शुद्धता का पैमाना क्या है, यह कभी किसी ने नहीं बताया। सवाल इस बात का है कि अब तो चीजें सामने आने लगी हैं। कोई भी व्यक्ति जो अभी ढाका की बात सामने आई, पूर्वी चंपारण संभवतः जिला है जहाँ के 80,000 लोगों के नाम काटने की बात आई, वो तो सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड मंडल स्तर के किसी पदाधिकारी ने पत्र लिखा निर्वाचन आयोग को, और वो स्वीकार क्यों कर लिया गया? कोई भी व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल अगर ये आपके पास पत्र लिख करके देता है तो आप क्यों स्वीकार करेंगे? और निर्वाचन आयोग के स्तर पर या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर या जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर क्यों स्वीकार किया जाएगा? बीएलओ पर उसकी जांच तो पहले को बीएलओ करनी चाहिए। बीएलओ को देखना चाहिए कि जो बात कही जा रही है वो कितना तथ्यपरक है, कितना तथ्यपरक नहीं है। वो भी नहीं किया आपने, और ये नाम आ गए कि 80,000 लोगों के नाम आप काट रहे हैं, और उसमें सब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इस ढाका के पहले जो उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुआ था कुंदरकी, उसका रिपोर्ट सबके सामने है कि किस तरीके से मुसलमानों के नाम विभिन्न मतदान केंद्रों से बड़े पैमाने पे काटे गए।
और अगर यह अल्पसंख्यकों के जो कि जिनकी आप पहचान कर ले रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं है, या ऐसा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं है, उसको उन विधानसभा क्षेत्रों से, उन मतदान के इलाकों से उनका नाम काट दिया जाए जहां जीत हार का प्रतिशत बहुत कम है। ढाका में जीत हार का क्या मतलब, 10,000 की वोट क्या जीत हार हुई थी 2020 में, 80,000 लोगों के आपने नाम काट दिए, चुनाव कहां जाएगा? ये बड़े सवाल है। तो एसआईआर को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है, निश्चित रूप से वो मतदाताओं के हित में नहीं है। वह चुनाव की प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने की तरफ संकेत नहीं करता, यह निर्वाचन को पारदर्शी होने का संकेत नहीं करता। नंबर शुरू से ही स्थिति बनी हुई है, ये परंपरा रही है, ये माना जाता रहा है कि जिस राज्य में भी चुनाव होगा विधानसभा का, वहां कोई रिवीजन नहीं किया जाएगा। एक सामान्य रिवीजन जो हर मतदान के पहले किया जाता है वो किया जाएगा। इसका उल्लंघन किया गया बिहार में। ऐसे अभिलेख मांगे जा रहे हैं मतदाताओं से जो उनके पास नहीं है। किसके पास अपने पिता का, अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र है? सभी के सभी मतदाताओं को एक एक माने जो मतदाता सूची थी, उस मतदाता सूची को ही रद्द कर दिया गया और हर मतदाता के ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई कि वह अपना अभिलेख जमा करे अगर वो मतदाता सूची में बने रहना चाहता है। तो एक कहा जाता है कि 2003 में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में है, उनसे अभिलेख नहीं लिए जा रहे। क्यों नहीं लिए जा रहे भाई? आप उनसे भी आवेदन पत्र जमा करवा रहे हैं, उनसे भी आप मांग रहे हैं कि 2003 में अगर आपके माता पिता का नाम मतदाता सूची में है तो उसकी स्क्रीनशॉट हमको दीजिए। उसको कहां पे वंचित किया, उससे अलग किया? माने एक जो 8 करोड़ मतदाता है, सभी मतदाताओं को आपने लाइन लगा दिया, वो भी तब जब कम से कम 1/4 हिस्सा बिहार में ये बाहर से प्रभावित है, लोग अपनी जान की रक्षा में लगे हुए। आप पे संदेह नहीं पैदा होगा। और निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को लेकर के ये कोई ऐसी एसआईआर के साथ ही नहीं पैदा हुई है, उसके गतिविधियों को लेकर लोगों के मन में आशंका पैदा हुई। पिछले 1 दशक से जो निर्वाचन आयोग की गतिविधियां रही हैं, उससे लोगों के मन में संदेह है। शुरुआत होती है मतदान के तिथियों की घोषणा से लेकर। मतदान की तिथियों की घोषणा आप कब करते हैं? जब सत्तारूढ़ दल अपने जितने राजनीतिक कार्यक्रम हो सकते हैं सब पूरा कर लेता है। 2 राज्यों के मतदान की तिथियों में आप अलग अलग उसकी घोषणा करते हैं। एक राज्य विशेष में मतदान के अवधि को कम करने की कोई कोशिश नहीं होती। सरकार, सत्तारूढ़ दल के नेताओं के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के जो विपक्ष की शिकायतें होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते आप। मतगणना की प्रक्रिया है, मतगणना की प्रक्रिया तो हमेशा से रही है कि पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, पोस्टल बैलेट गिन लिए जाएंगे, तब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी। इस प्रक्रिया को आपने बंद कर दिया और आज आप आई वॉश करने के लिए कह रहे हैं कि जब तक अंतिम गणना ही नहीं हो जाएगी पोस्टल बैलेट की, तब तक अंतिम चक्र की मतगणना नहीं होगी। आप क्यों साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप ईवीएम खोलेंगे, जो परंपरा से रही है। अब हार जीत के अंतर को अगर थोड़ा मामूली जीत हार का अंतर है तो आप पोस्टल बैलेट पे खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये हुआ नहीं, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में दिखाई नहीं पड़ा। अभी जो कुछ दिनों पहले जो भी जिसकी मतगणना ईवीएम के माध्यम से की गई थी, उसमें कितनी गड़बड़ियां हुई। हालांकि पंचायत स्तर का चुनाव था, जिसकी मतगणना हुई सर्वोच्च न्यायालय में, वहां परिणाम बदल गया। तो आप ये सुनिश्चित करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं कि मतदान की पूरी प्रक्रिया, माने मतदाता सूची में लोगों के नाम शामिल करने और मतदान चुनाव की घोषणा और मतगणना की प्रक्रिया सभी संदेह से परे हो। ये जिम्मेदारी किसकी है? और अगर आप देश की जनता को आप आश्वस्त करने की स्थिति में नहीं है तो निश्चित रूप से सवाल पैदा होंगे। और आज जिसे अभी हुआ कि केरल विधानसभा सहित कई राज्यों, अभी विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित किया कि हम एसआईआर को स्वीकार नहीं करते हैं, ये उचित नहीं है। ये स्थिति क्यों बन रही है? एक संवैधानिक संस्था से तो उम्मीद नहीं की जाती कि उसके खिलाफ राज्य खड़े हो जाए।
ये बड़ा सवाल है। और इसलिए चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के लोगों के मन में संदेह है। और यह बात इसलिए भी शुरू हो जाती है कि सरकार ने पूरी तरह से निर्वाचन आयोग को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की। यह सरकार तटस्थ रूप से, पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी के साथ एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठित करने के पक्ष में दिखाई नहीं पड़ती। और वह इसलिए कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे कोलिजियम के गठन की बात की जो निर्वाचन आयुक्तों का गठन करेगा, जिससे मुख्य न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, उनको उनसे बाहर कर दिया गया। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनोनीत केंद्र सरकार के मंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल किया गया। उसमें विपक्ष के नेता को शामिल करने की फिर क्या जरूरत रह गई? अगर आपको बहुमत से निर्णय ले लेना है तो विपक्ष का नेता कर क्या लेगा? उसके डिसेंट नोट को आप करेंगे क्या? जो आप चाहते हो कर लिया आपने। तो आप एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग ही नहीं चाहते। यह कितना बड़ा सवाल है इस देश में, या किसी भी देश में कितना बड़ा सवाल हो सकता है कि दो निर्वाचन आयोग छोड़ के चले गए और उसमें कोई बात तक नहीं हुई, कोई वक्तव्य तक नहीं आया, वो कारण नहीं बताया गया कि जो इन्होंने क्यों छोड़ा। तो आप निर्वाचन आयोग के गठन से लेकर के मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव तिथियों की घोषणा, मतदान की प्रक्रिया, सबको आपने संदेह में डाला हुआ। और यह संदेह निश्चित रूप से ये बहुत ही घातक है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। अब राहुल गांधी के ऊपर जो आपने बात की, उससे अंतिम बात मैं कर लूं कि राहुल गांधी को जो जान से मारने की धमकी दी गई, ये माहौल में बनाना नहीं है तो और क्या है? और तत्काल क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? जो लोग प्रधानमंत्री जी के मां को गाली अपशब्दों के प्रयोग करने से आहत थे, वो जान से मारने देने की धमकी से आहत नहीं हो रहे हैं। वो घटना भी निंदनीय थी, दंडनीय थी, और ये घटना अति दंडनीय है। जान से मारने की धमकी देना ये सामान्य अपराध है। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, तुरंत जेल चला जाएगा। और आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, विपक्ष का नेता, संवैधानिक पद है ये, उस नेता के बारे में इस तरह की बात कही जा रही है, और खुले रूप से, सार्वजनिक रूप से, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस देश के राजनीतिक विमर्श को कहां ले जाना चाहते हैं? ये कैसे देश हित में है? तो ये उसी परंपरा का प्रतीक है जिसमें भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को अविश्वसनीय बनाने का प्रयास करती है, उनके व्यक्तित्व को खंडित करने का प्रयास करती है, उनके ऊपर ऐसे हमले किए जाते हैं जिससे उनकी जन स्वीकृति लगातार घटती रहे। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देना सामान्य घटना नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि केरल की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। केरल की सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर सकती है? आईपीएस अफसर को थोड़ा गिरफ्तार करना है। आईपीसी, सीआरपीसी और न्याय संहिता को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो थानेदार की होती है, प्राथमिक व्यक्ति वो है। क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे आप? एक विपक्षी दल की सरकार है वहां। यह केरल सरकार की लापरवाही है, और ये उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जैसे बिहार में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई जिसने प्रधानमंत्री जी के मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। जी, केरल सरकार आखिर क्यों नहीं कर रही है, ये बड़ा सवाल है। ये मैं भी पूछ रहा हूँ कि कम से कम केरल सरकार, केरल के मुख्यमंत्री आदेश दें कि एफआईआर दर्ज करो और गिरफ्तार करो। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के लोग वीडियो बना कर मात्र कैसे होगा? अगर कांग्रेस का इतना बड़ा नेता, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और लगातार ये एक तो डिबेट में बोल रहा है, दूसरे कई मंचों से कई लोग कह चुके हैं राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही है। वो ऊपर से राहुल गांधी की जो पहले सिक्योरिटी थी उसको कम कर दिया गया, और ये थ्रेट्स जो हैं इसको लेकर ऑलरेडी चिट्ठी लिखी जा चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी, अब केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी है इस थ्रेट के बाद। तो आखिर इस देश में चल क्या रहा है, एक बड़ा सवाल है। आएंगे, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एसआईआर की चर्चा जरा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आवाज आ रही है मेरी? प्रकाश जी की आवाज इधर क्यों नहीं आ रही है? कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, प्रकाश जी का नहीं हो पा रहा है, आवाज इधर नहीं आ रही है। चलिए दोबारा देखता हूं। लेकिन अमलेंदु जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं एसआईआर को लेकर, पूरी प्रक्रिया को बहुत नजदीक से आपने देखा है, जी बताइए।
कि जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, मुझे लगता है कि ये रद्द होनी चाहिए और शायद ये रद्द होगी भी। 7 और 8 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी तो ये पूरी प्रक्रिया रद्द होगी। और अब जो ये जिस तरीके से रिपोर्टर्स कलेक्टेड की रिपोर्ट आई है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक के निजी सचिव ने जो है वो शिकायत की कि 78,000 से ज्यादा जो है वो नाम काट दिए गए, और उसके के जब नहीं काटे गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के लेटर हेड पे फिर वो शिकायत की गई और बाकायदा एपिक नंबर वगैरह नाम पत्र लेकर पूरी लिस्ट जो है वो दी गई कि ये नंबर काटे जाने हैं, ये उसमें दिया गया। लेकिन ये नहीं कहा गया कि क्यों काटे जाने हैं दोनों शिकायतों में। हालांकि जो वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। जबकि राजीव जी, अच्छा उसमें तो ये भी है कि बाकायदा शपथ पत्र दिया गया, शपथ पत्र देकर जो कहा गया कि साहब इनके नाम काटे जाने चाहिए और अगर कोई इसमें गलती पाई जाती है तो हम दंड के भागीदार होंगे। तो सवाल ये है राजीव जी की जो ज्ञानेश कुमार हाथ पटक पटक कर मेज तोड़ तोड़ कर कह रहे थे कि या तो शपथ पत्र देना होगा या माफी मांगनी होगी, तो एक गलत शपथ पत्र आया है तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई ज्ञानेश कुमार ने अभी तक? एक यूट्यूबर ने वहां जाके कुछ मामले खोल दिए थे, ये एसआईआर में क्या क्या हो रहा है और पीआईओ किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहां तुरंत एफआईआर हुई थी। और यहाँ 78,000 लोगों के नाम काटने की शिकायतें 2-2 बार की जाती हैं और बाकायदा शपथ पत्र देकर की जाती हैं, तो अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? तो ये सवाल तो उठता है। इसका मतलब राजीव जी साफ साफ ये है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, वो आरोप सच साबित होता हुआ नजर आता है। वरना ज्ञानेश कुमार जी एफआईआर दर्ज कराए जिसने भी जो नाम कटवाने की कोशिश की है। और राजीव जी इतनी बड़ी संख्या में नाम कट कैसे सकते हैं? फॉर्म 7 भी अगर भरा जाएगा, तो हम आपको बता चुके राजीव जी पहले भी कि महाराष्ट्र की औरंगाबाद जिले की एक सीट का मामला पहुंचा था कि 45,000 वहां फर्जी जो है वो वोट थे और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो था उसने उसकी शिकायत की और मुकदमा लेके गए वो बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट में इसी चुनाव आयोग ने वहां जाके अपना हलफनामा दिया कि साहब ये नाम कटवाने के लिए सारे फॉर्म 7 भरने पड़ेंगे 45,000 और सब में बताना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि नाम क्यों काटे जा रहे हैं। तो जो आप वहां जाके हलफनामा दे रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में औरंगाबाद के विधानसभा क्षेत्र को लेकर, तो यही आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं एसआईआर के मामले में? इसका मतलब कि चुनाव आयोग सीधे सीधे खुद इस चोरी में शामिल है, बजाय इसके कि वो चोरों को संरक्षण दे रहा है। यहाँ तो समझ में आता है। अब बात कल जब होगा राजीव जी मालूम पड़ेगा कि तरीके से कितने नाम काटे गए हैं और साथ मामला आएगा। और निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है कि आपकी आवाज जा रही है, मेरी आवाज मिल रही है? जाके जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज मिल रही है। अमलेंदु जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला निश्चित तौर पर जाकर बनेगा। अब राजीव जी जो राहुल गांधी को धमकी देने का मामला है, हम लोगों ने जब दिन में ब्रेकिंग की राजीव जी, तो उस समय तक पूरी कांग्रेस सोई हुई थी और जब हमने कांग्रेस के लोगों को कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपके सबसे बड़े नेता को जो है सरेआम धमकी दी जा रही है और आप कोई जो है वो हिंदू धर्म पे प्रवचन दे रहा है और कोई जो है मछलियों की बात कर रहा है। जयराम रमेश का ट्विटर हैंडल राजीव जी अभी भी खामोश है। अभी मैंने चेक किया बोलने से पहले कि जयराम रमेश साहब की कोई प्रतिक्रिया आई कि नहीं आई अभी तक। तो जयराम रमेश साहब जो मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, संचार प्रमुख हैं, महासचिव, उनकी प्रतिक्रिया राहुल गांधी को धमकी पर नहीं आई अभी तक। तो ये कांग्रेस है। तो ये किस तरीके से राहुल गांधी के मसले को आगे ले जाकर करेंगे और ये किस तरीके से राज्य की जनता की लड़ाई लड़ाएंगे? इस नेतृत्व के भरोसे से कुछ हो सकता है क्या? ये कांग्रेस को तय करने का मसला है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये कांग्रेस को तय करना है, लेकिन ये कांग्रेस ये तय करे कि हाँ ये उनके आदमी हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष उनका बड़ा नेता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष देश का भी है। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ कि इस देश में अगर हम जैसे सामान्य लोग, हमको आपको भी अगर कोई धमकियां दे तब भी दूसरा आदमी खड़ा हो जाए, यही होता रहा। लेकिन जब आप नफरत फैलाने लगते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, आप बरेली बनाना चाहते हैं, आप अयोध्या बनाना चाहते हैं, आप उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो स्थिति उसी दिशा में जाएगी। केरल भी वही है।
इसीलिए यहां पर यह डरने की जरूरत है, न सिर्फ कांग्रेसियों को बल्कि इस देश के दूसरे लोगों को भी। कांग्रेस की ही बात क्यों करें हम, इस देश के दूसरे लोगों को भी डरने की जरूरत है और कम से कम खड़े होने की जरूरत है कि ऐसी बातें, ऐसी नफरती बातें नहीं हों। वो भी टेलीविजन चैनल पे बैठ के आप ये कहेंगे कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार देना चाहिए, ये दुखद है। चलिए उस पर चर्चा हम करेंगे, थोड़ा समय की कमी है, 8:04 समय कम है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, लेकिन पहले बिहार चलना चाहता हूं, आपके पास अब आवाज़ आपकी बढ़िया अच्छी आ रही है, बिहार चलना चाहता हूं। और बिहार को लेकर, SIR को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, इस SIR के नाम पे चुनाव आयोग जितना एक्सपोज हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ, फिर भी बेशर्मी देखिए कि हम पूरे देश में करवाएंगे। IR करवाते रहे, आप करवाइए भाई, क्या दिक्कत है। और बेशर्मी वर्ड इसलिए चुनाव आयोग के लिए मैं कह रहा हूं खुले तौर पे, क्योंकि हम भी मतदाता हैं, इस देश के नागरिक हैं, हमको आप घुसपैठिया साबित नहीं कर सकते और नहीं ये आपका हक है। यह आपका हक नहीं बनता कि आप इस देश का नागरिक कौन है ये आप तय करें। इसलिए, और वो जो दलीलें पेश की जा रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, 7 और 8 तारीख को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फिर उन्हीं दलीलों से 2-4 होंगे, सुनकर बहुत तकलीफ होती है प्रकाश जी, इसलिए ये बातें कह रहा हूं। प्लीज अपनी बात। जी राजीव जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग दलीलें दे रहा है उससे लोगों का विश्वास डिगने लगा है चुनाव आयोग जैसी संस्था से। जो बातें कही जा रही कि लोगों के नाम 2 जगह है, मृतकों के नाम है, वगैरह वगैरह बातें तो है ही, लेकिन कितनी गड़बड़ियां चुनाव आयोग के मामले में बार बार मीडिया सामने ला चुका है, कांग्रेस ला चुका है, पूरी पार्टी ला चुकी है। और जो बिहार में आपत्ति है वो केवल बिहार के कारण नहीं, आसपास के राज्यों में जो हुआ है, देश के उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, मध्य प्रदेश में जो हुआ है, बंगाल में और महाराष्ट्र में जो हुआ है, उसी को बेहतर आशंकित है। अभी उत्तर प्रदेश का पर्दाफाश तो हो ही चुका है, जहां कुंदर की विधानसभा क्षेत्र जो मुरादाबाद जिले का है, वहां क्या क्या घोटाले हुए। मतलब वहां का फैसला तो बड़ा ही विचित्र रहा। 2017 में जो आदमी 10,000 वोटों से जीता, 2022 में वही आदमी 43,000 वोटों से जीता, लेकिन 2 साल बाद वो आदमी 1,40,000 वोटों से हार गया और बीजेपी को 77% वोट मिले, जबकि एक चुनाव पहले वो 30% वोट मिले थे। तो 30% से सीधे 77% वोट आ गए। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी बीजेपी ने घुमाई? ये सारी बातें संदेह के घेरे में है, इसलिए लोग चुनाव आयोग से खपा भी हैं और मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करे। निराश किया है चुनाव आयोग ने, पिछले कुछ अरसे में बहुत निराश किया है। सुप्रीम कोर्ट तक ऐसी टिप्पणी कर चुका है, विपक्ष के नेता तो करते ही रहे, बहुत निंदनीय है। जहां तक राहुल गांधी की सुरक्षा की बात है, राहुल गांधी की सुरक्षा को अतिरिक्त गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि आप अभी 2 तारीख को गांधी जयंती आने वाली, आप अतीत में जाइए तो गांधी जी की हत्या के प्रयास 7 बार हुए। आखिर में जब नाथूराम गोडसे कामयाब हुआ, उसके पहले 7 बार, उसके पहले 6 बार प्रयास हुए गांधी जी। 30 जनवरी के 10 दिन पहले ही एक बम फेंका गया था, लेकिन गांधी जी बच गए। तो लगातार जिस तरह की साजिशें होती है, ठीक है, जब भारत गुलाम था, आजाद नहीं हुआ था, हमारी सरकार नहीं बनी थी भारत की, अपने लोगों की, तब तक तो एक बार माना जा सकता था कि अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी की हत्या कर दी जाए। और ऐसे प्रकरण भी आए, एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, गांधी स्पेशल ट्रेन थी, उनकी स्पेशल ट्रेन थी, उस ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हुई थी पंचगनी में। तो ऐसी हत्या की, सेवाग्राम में 2 बार उनकी हत्या की कोशिश हुई, पंचगनी में हत्या की कोशिश हुई। तो जब कोई वारदात हो जाए उसके बाद फिर लकीर पीटने का कोई मतलब नहीं है। सुरक्षा के इंतजाम पहले होने चाहिए। और आप देखिए कि जिस तरह से राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था है, छोटे नेता जो अपेक्षाकृत उतने बड़े नेता नहीं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, वैसी सुरक्षा भी राहुल गांधी की नहीं है। कोई भी आदमी जाता है, उनकी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कोई भी आके जाके उनको छू लेता है। तो ये बातें बताती कि राहुल गांधी की सुरक्षा के प्रति हमारी सुरक्षा एजेंसियां थोड़ी लापरवाह हुई हैं। और क्या वे किसी बड़ी घटना का, दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं?
वैसे ही उनकी सुरक्षा में थोड़ी कमी कर दी गई है, ये बात भी है। और वे जब भी जाते हैं बाहर तब भी उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सारी शिकायतें लोगों को रहती कि उनकी सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त नहीं है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं और कांग्रेस पार्टी को भी सामने आकर बहुत तीखा प्रतिकार करना चाहिए, तीखी मांग करना चाहिए और मीडिया के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि मीडिया इस सवाल को उठाएगा और इस पर सरकार कार्रवाई करेगी, गृह मंत्री इस पर कोई एक्शन लेंगे। मीडिया के भरोसे कांग्रेस को नहीं रहना चाहिए। राजीव जी फिलहाल जी। लेकिन मुकेश जी, आपको क्या लगता है, यहां जब नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है और बिहार के चुनाव को देखा जाए तो घुसपैठिया जो शब्द है, घुसपैठिया का मतलब ही नफरत है। आप नफरत फैलाना चाहते हैं। यहां आप आज आपने देखा होगा बनारस में ओलंपिक चैंपियन हॉकी प्लेयर शाहिद का घर तोड़ दिया गया। जी, शाहिद के घर को तोड़ दिया गया। ये अब मुझे नहीं पता कि वहां पर लीगली क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के बुलडोजर एक्शन से पहले या उस पर रोक लगाई हुई है, उसके बाद ये एक्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट की परवाह किसको है? सुप्रीम कोर्ट की परवाह किसको है राजीव? उन लोगों को तो कतई नहीं है जो सत्ता में बैठे हैं। वो तो ठेंगे पे रखते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की कही गई कोई भी मॉरल इथिकल बात, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बात की उन्होंने कदर की है क्या? आप पिछले 11 साल का लेखा जोखा उठा के देख लीजिए। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं और बहुत अफसोस और दुख के साथ कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जेल में रखा है सुप्रीम कोर्ट को इस सत्ता ने, इस सरकार ने। और दुखद यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं माननीय लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। उनको आंख से देख करके भी चीजें नहीं समझ में आती हैं। आप देखिए ना, एक आदमी जो डेमोक्रेटिक तरीके से, जिसको आपने इन्हीं सरकारों ने किस किस तरीके से उसे सम्मानित किया है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, इंजीनियर है, कई सारे उसके पेटेंट है, उसने आपके देश के समाज के लिए काम किया। मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की। और आपने किस तरीके से, किस दमनकारी तरीके से उस आदमी को अरेस्ट करके वो पहाड़ों के आदमी को आपने रेगिस्तान भेज दिया। ऐसा गुनाह कर दिया उसने। क्या है भाई? और वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या कहता है ये एक्ट कि आप किसी को डिटेन कर सकते हैं शक की बिना पे। आपके खिलाफ राजीव जी, मेरे खिलाफ किसी चुटकी बजा करके हम लोग यहाँ टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे खिलाफ इसी बात के लिए जो है वो सब हमसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो रहा है, और लीजिए हमें एनएसए में डाल दिया और भेज दिया यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर। यार ये तरीका है। और फिर चलिए कोई बात नहीं, सरकारें पहले भी तरह तरह की जातियां करती रही हैं। मेरा बुनियादी सवाल यह है कि जो दूसरी संस्थाएं हैं जिनका काम है चेक एंड बैलेंस को देखना, वो क्या कर रही हैं? किससे उम्मीद करें? 2-4 आदमी गड़बड़ी करेगा तो क्या उसको करने दिया जाएगा? ये इस तरह की जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे इसको एनालाइज करें, कैसे इसमें देखिए कि नहीं साहब अब बताइए आप, एनएसए जैसा कानून आप जिसके खिलाफ लगा रहा भैया, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? एनएसए कब लगाया जाता है? जब आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं कि हमने आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया, साल भर तक आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। गजब है भाई। कोई कानून बनाया किसी मकसद जब जाता है और आप उसके मकसद को ऐसे अब्यूज करेंगे, इसके लिए तो नहीं बने हैं ये कानून। आप इसी चीज को आप देखिए, कौन सी संस्था ऐसी है जिसके बारे में हमको आपको यह एतबार हो? क्या एक पुलिस हमारी ठीक है? क्या कोर्ट अदालत हमारी ठीक है? क्या हमारा चुनाव आयोग ठीक है? कौन सी संस्था? क्या हमारा मीडिया ठीक है? कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं जिनके बारे में हमें ये लगे कि नहीं साहब कुछ चेक एंड बैलेंस बचा हुआ है, कुछ शर्म लाज बची हुई है? ब्लैटेंटली जिसको जो मर्जी हो आ रहे, खासतौर से सत्ता तंत्र में बैठे हुए लोग, तो उनका तो यही दस्तूर और यही रवैया दिखता है, जो हमारे जी में आएगा हम करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा। इस तरह का जो जेस्चर है ये बहुत दुखद है। और क्या कहें इसके लिए, सिवाय दुख व्यक्त करने के, अफसोस जताने के, और क्या करें? और मुझे लगता है कि ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं इस देश के अंदर जो हमारी आपकी तरह सोचते हैं कि नहीं भाई ये अंधेर है, ये अति है, और एक ही तरीका बचता है, वो तरीका चुनाव का। चुनाव में आप देखिएगा कि जनता जो इन बातों को समझ रही है वो कैसे रिएक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अंधेरगर्दी करके निकल जाएंगे। एटलीस्ट हम लोगों की तो यही इतनी उम्मीद है, हमें लगता है कि हाँ भाई जरूर जनता को चीजें होगी।
हमारा जो काम है, हम लोग भी जनता को चीजें बताते हैं, इसी उद्देश्य से तो बताते हैं कि जनता को के जहन में ये बात रहे कि हाँ भाई अकाउंटेबिलिटी क्या है। जो लोग हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं कहाँ है, किस किस तरह के कोई मुद्दा आप उठा के देखें जिसमें अभी देखिए कल क्रिकेट के मैच की बातें हुई, कितना उसको लेकर के तरह तरह की बातें हंगामा हुआ। आज ठीक है, हम लोगों के आज के विषय में वो नहीं, और वो निरर्थक विषय भी है, अनावश्यक रूप से उसमें बात करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि भाई ये जो चीजें पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, इसकी जरूरत क्या थी? तो अब ये बातें कोई आप पूछ नहीं सकता। इस देश का तो सबसे बड़ा जो है वो उपलब्धि क्या है कि साहब हमारी पार्टी की मीटिंग से हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कभी वॉशरूम नहीं गए। ये तो हमारा भारत रत्न है। अजब है भाई, अजब दौर आ गया है हमारे पास, क्या करें इसका? कहीं से कोई एक रे ऑफ होप दिखती है तो वो सिर्फ इतनी दिखती है कि भाई ठीक है, जनता जनार्दन है, वही तय करेगी, वही देखेगी, और क्यों नहीं तय करेगी। मुझे इस बात का पूरा एतबार है कि जरूर तय करेगी। पाप का घड़ा चाहे जो हो, भरता तो है ही। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बिल्कुल निरंकुश होकर के बढ़ते जाएं आगे और चलते जाओ और आगे। इसमें भी इतना दबाव के बावजूद एक आदमी खड़ा हुआ ना, राहुल गांधी के रूप में, या कुछ और लोग, बहुत लोगों का आपने खरीद दिया, पार्टी में ले गए, वॉशिंग मशीन में धो दिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग बचे रह गए ना जी। मीडिया में भी देखिए, गोदी मीडिया हमारा पूरी तरह से कैसा हो चुका है, फिर भी हम लोग कुछ लोग बचे रह गए ना। तो वो तो ये तो कभी नहीं कर पाएंगे, ये चाहे कुछ भी कर लें। जी जरूर कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो न्याय की, तर्क की, विधान की बातें करेंगे। जी राजीव। जी प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप? और खासकर राहुल गांधी की सियासत आखिर किस दिशा में चली गई है कि उन्हें थ्रेट और जान से मारने की धमकी, और लगातार, और जबकि परिस्थितियां हम लोगों ने पहले देखी हैं, उसके बाद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो इधर कुछ न कुछ अंदर खाने क्या चल रहा है, ज़रा ये बताइए। देखिए, एक तो सीधी सीधी बात है कि चुनाव आयोग देखिए पूरी कोशिश करेगा, जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव करने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट तक में उसने यही दलील रखी है, सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दी है, और अफसोस सुप्रीम कोर्ट पे होता है, और अफसोस क्या, जनता देख रही है सब चीजें। और एक बात की उम्मीद है मुझको, जो मुकेश जी बात कर रहे हैं, देखिए जनता जो है वो बड़े बड़े तानाशाहों की गर्मी निकाल देती है, और अभी पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि अयोध्या पे जनता ने गर्मी निकाल दी। जो गर्मी निकालने की बात करते हैं उन्हीं की गर्मी निकाल दी। तो फैजाबाद के चुनाव में जनता ने दिखा दिया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा दिया, तो गर्मी निकल गई झटके में। अब बिहार में भी ये होगा, अगर ज्यादा आप अत्याचार करेंगे तो जनता कब तक उसको वो करेगी। और मुझे दूसरी एक उम्मीद यह है कि जो बात नफरत की राजनीति हो रही, जिस तरफ राहुल गांधी का पूरा विमर्श ले जाने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक ऐसा नफरत बना दो कि कोई छुटभैया अपराधी, कोई ऐसा मनचला अपराधी व्यक्ति जो है वो राहुल गांधी पे हमला कर दे, ऐसी एक आप माहौल बना दो, लिंच मॉब एक बना दो। और उसके लिए लेकिन जनता जब अपने पे आएगी तो जनता बहुत कुछ करती है, उसमें मुझे बहुत यकीन है। और मैं फीडबैक जो मुझे मिलता है समाज से, मैं जब मिलता हूँ, जो हमारा युवा है, जो नया वोटर है, जो नया युवा है, जिसको जेन जी कहा जा रहा है, वो नफरत की राजनीति के से दूर है, उसके ऊपर अभी उतना असर नहीं है। और ये उसके पहले की जनरेशन के लोग हैं जो ज़्यादा नफरत पालते हैं। और एक आखिरी बात, आजकल मोदी जी, क्योंकि अभी विजयदशमी आएगी तो आरएसएस के भाषण होंगे, और मोदी जी लगातार आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। तो वो आरएसएस की तारीफ इसीलिए कर रहे हैं बार बार कि किसी तरीके से आरएसएस
उनको उनकी मर्जी का बीजेपी अध्यक्ष चुनने की छूट दे दे। इसी कोशिश में पूरा लगे हुए हैं। अब जब मोहन भागवत का भाषण होगा तो उसके बाद इस पर भी चर्चा होगी। जी 2 तारीख का इंतज़ार है, वो भी होगा और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 30 तारीख कल है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और कल की सूची आने के बाद, जैसा मुकेश कुमार सिंह साहब कह रहे थे कि लिस्ट आ जाए उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले जितनी चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करती हैं चुनाव आयोग के रवैये को देखकर। एक बार फिर आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, और आप लोगों से गुजारिश है, समय कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में अपनी बात रखिए। और ये सुनील जी कि यहाँ पर चुनाव आयोग बिहार का चुनाव, अब चूंकि समय कम है बिहार के चुनाव में, और कुछ अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें इस जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे कि 7 और 8 तारीख को जो सुनवाई होगी हो सकता है कि सीधे सीधे SIR को रद्द कर दिया जाए, क्या इसकी संभावना बनती है क्या कि एक तरफ कल सूची आ जाए? जरा टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप लोगों के पास इस सवाल को रखना ज़रूरी है कि कल लिस्ट आ जाती है, इसके बाद 6, 7, 8 तारीख के बीच अगर अगले 7-8 दिनों में चुनाव की घोषणा भी हो जाती है इसी सूची के आधार पे, इसी लिस्ट के आधार पे, और सुप्रीम कोर्ट उसको, इस लिस्ट को रद्द कर देता है, फिर क्या होगा? जिस आधार को तो वो होगा। सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है, ये बात कही गई थी कि समय कम है और निर्वाचन की घोषणा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हुआ है, यह बाकायदे रिकॉर्ड में है कि निर्वाचन की घोषणा के बावजूद भी हम मतदाता सूची को लेकर के आदेश जारी कर सकते हैं। और यह भी कहा है कि अगर इसमें गड़बड़ियां पाई गई तो पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। मैं तो शुरू से इस विश्वास का हूं, जो रवैया अख्तियार किया निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को लेकर के, और उस पर जिस तरह के आपत्तियां उठाई हैं सर्वोच्च न्यायालय ने, कि मैं बिहार विधानसभा का यह 2025 का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के जो मतदाता सूची है उसी के आधार पर होगा। निर्वाचन आयोग अपने प्रयासों में कतई गंभीर नहीं दिखाई पड़ा कि यह मतदाता सूची अद्यतन हो सके। निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया दिखाई पड़ी उसमें इस बात की कोशिश दिखाई पड़ी है कि एक ऐसी मतदाता सूची तैयार की जाए जिससे दल विशेष को फायदा हो, सत्तारूढ़ दल को फायदा हो। वह निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके से सभी योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में रखे, और जो लोग अयोग्य मतदाता हैं उनको मतदाता सूची से बाहर करे। यह प्रयास कभी भी नहीं दिखाई पड़ा। जो खबरें आई उसमें हुआ कि जो काम BLOs को घर घर जाकर करने की आवश्यकता थी उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। जिन 65 लाख लोगों को निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया कि उनके नाम कट गए हैं, उसमें जो आधार दिए गए कि वो मृत पाए गए या वो माइग्रेट कर गए या उनके नाम कई जगहों पे पाए गए, वो सभी के सभी आधारों पर तमाम तरह के सवाल पैदा हुए। 8-9 लोग सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं और मुझे मृतक दिखाया गया है और मेरे नाम काट दिए गए। तो एक पूरा जो माहौल है कि SIR को लेकर या मतदाता सूची को अद्यतन करने को लेकर के निर्वाचन आयोग का प्रयास बिल्कुल ही पारदर्शी नहीं था। वह इस बात की कोशिश नहीं था कि उसमें सभी जो योग्य मतदाता हैं वो बने रहे। पूरे के पूरे राज्य के लोगों को आपने लाइन में खड़ा किया। ये मेरा अपना मानना है कि कल भी सवाल पैदा होंगे और आगे भी सवाल पैदा होगा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विषय से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। वो ऐसे विषय सबके सामने लेकर के आ रही है कि आप SIR पे, मतदाता सूची पे, लोगों के नाम काटने पे, इस पे चर्चा मत कीजिए। आप कल्पना कीजिए जो ढाका का विवाद सामने आया है, एक विधानसभा क्षेत्र में आप 80,000 लोगों का नाम काट देंगे, बाकायदे लिखित पत्र लेकर के लेके आएंगे आप। जो सवाल पैदा किया गया विपक्ष के नेता की ओर से कि किस तरह से संगठित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ऐप के माध्यम से लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं और आप पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, संज्ञान तक नहीं लेंगे। एक राज्य सरकार जो इस पूरे प्रकरण पे जांच कर रही है, वो जो सवाल उठाएगी, जो आपसे अभिलेख मांगे जाएंगे, उसको देंगे नहीं आप।
कहीं से भी ये निर्वाचन आयोग का जो रवैया दिखाई पड़ा वह इस तरह ये लगा ही नहीं कि वो बहुत पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची को अपडेट करना चाहती है, जो आशंकाएं लोगों ने रखी हैं सर्वोच्च न्यायालय के सामने। मैं बिल्कुल मुतमईन हूं कि यह विधानसभा का चुनाव 2025 का विधानसभा का चुनाव वह 2024 के लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के आधार पर ही बिहार में होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग तब तक अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाएगा और सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करेगा और ये बड़ा झटका होगा। ये बड़ा झटका होगा सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के लिए और बड़े सवाल पैदा करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? राजीव जी, ये आजाद भारत का बीजेपी सरकार बनने के बाद का सबसे बड़ा डिजिटल घोटाला है। 90,000 से ज्यादा सूचियां, मतदाताओं की सूचियों में हेरफेर किया गया, उनका डिजिटल ड्राफ्ट हटा लिया गया। जब वो जो आसानी से उपलब्ध थी, अरे भाई ये सरकार तो हमेशा डिजिटल की बात करती थी, तो डिजिटल ड्राफ्ट क्यों हटा लिया मतदाता सूचियों का? अब वो मतदाता सूचियों के बारे में जानना हो, देखना हो, तो चुनाव आयोग के दफ्तर में ही क्यों जाना पड़ेगा? बीएलओ के आगे ही क्यों गिड़गिड़ाना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि बड़े जो घोटाला किया गया वो एक डिजिटल ड्राफ्ट है ही नहीं। अब आप कर लो जो करना। अब डिजिटल के नाम पर जो भ्रष्टाचार इस देश में हो रहा है, थोक में हो रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान गया नहीं है या लोग सड़कों पर नहीं उतरे। सबसे ज्यादा घोटाले डिजिटल के नाम पर हो रहे हैं। चाहे महाकाल मंदिर में पूजा करने का आप रजिस्ट्रेशन कराना हो तो डिजिटल में वो संभव नहीं है। तो आप छोटी सी बात से समझ सकते हैं कि कितने बड़े घोटाले दफ्तर में बैठकर कंप्यूटर के जरिए किए जा रहे हैं और चुनाव में भी उसका भारी उपयोग दुरुपयोग होने की आशंका है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, मुकेश कुमार सिंह साहब और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। ओंकार सोलंकी साहब हमारे साथ हैं, अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, सभी को गुड नाइट लिख रहे हैं ओंकार जी, और संजय सहगल साहब भी हैं, श्री किरण जी हमारे साथ हैं, मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हैं, संध्या जी भी हमारे साथ हैं, शशि दाह साहब हैं और नरसिंह कुंदलवाल साहब लिख रहे हैं कि क्या भाजपा या उसके नेता देश, संविधान, लोकतंत्र और कानून से बड़े या ऊपर हो गए हैं कि उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? केबल भी हमारे साथ, AK हमारे साथ बने हुए हैं, असलम चिश्ती जी गुड नाइट आपको भी, और इंदरजीत निशाद साहब भी हैं, और आप लुइस मस्क्रेनियस साहब हैं, धन्यवाद आपको भी, और गुलफाम खान साहब भी हैं, अशोक शर्मा जी आपको भी शुभरात्रि, प्रणाम आपको भी, शिरावा जी हैं, और वैसे रेजिमिन साहब और अशफाक अली साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।